चलिए, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज सेट नंबर 22 पढ़ेंगे। इसमें आपको 25 साइंस के टॉप क्वेश्चन कराए जाएंगे। 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो आपके रेलवे के एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 1 है, निम्न में से कौन जीवाश्म नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यदि हम जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कौन सा इसमें नहीं है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है जलवाष्प यानी जल गैस। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये क्या नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला, पेट्रोल, डीजल, आपका जलवाष्प, ये सब क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पक्षी और कीट के पंख कैसे होते हैं? तो पक्षी और कीट के जो पंख होते हैं वो कैसे होंगे? ऑप्शन 1 है अयुक्ति संगत, बी ऑप्शन बी है पोषक, ऑप्शन सी है समवृद्धि और ऑप्शन डी है समजात। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी समवृद्धि अंग। तो पक्षी और कीट के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? तो समवृद्धि अंग होते हैं। समवृद्धि अंग क्या होता है? तो कहिएगा संरचना उत्पत्ति अलग अलग होता है लेकिन कार्य एक समान होता है। समवृद्धि अंग किसे कहेंगे? तो कहिएगा ऐसे अंग जिसकी संरचना एवं उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? तो कहिएगा समवृद्धि अंग कहेंगे। जैसे में कीट, पक्षी, चमगादड़, तो ये सभी के जो भी इनके जो पंख है ये सब समवृद्धि अंग में आएंगे। जैसे इनके जो भी संरचना है और उत्पत्ति है सब अलग अलग हुआ है लेकिन कार्य एक ही है। यदि हम समजात अंग की बात करें, समजात अंग, तो समजात अंग क्या होते हैं? तो कहिएगा ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होते हैं तथा कार्य अलग अलग होते हैं। कार्य अलग अलग होते हैं अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहिएगा समजात अंग कहलाते हैं। जैसे में मनुष्य के हाथ, जैसे में बात करें तो कहिएगा मनुष्य का हाथ, पक्षी के पंख, तो इनका कार्य क्या है? कार्य अलग अलग है लेकिन उत्पत्ति और संरचना क्या है? तो कहेंगे समान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होगा तो कौन सा भाग दिखाई देगा? यानी सूर्य ग्रहण के समय उसे चांद यानी चंद्रमा उसको कैप्चर नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भाग दिखाई देगा उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कोरोना या किरीट कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए
4 नंबर प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? ऑप्शन ए है दाब पर, ऑप्शन बी है आयतन पर, ऑप्शन सी है तापमान पर, और ऑप्शन डी है मोल की संख्या पर। तो गैस, आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? यानी लोहे का, आयरन का अयस्क का नाम पूछा है। ऑप्शन ए है बॉक्साइड, ऑप्शन बी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी है लिग्राइट, ऑप्शन डी है नाइट्राइट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट क्या है? तो कहेंगे आपका लौह का अयस्क है, यानी आयरन का अयस्क है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट, उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद कहेंगे सीडेराइट, सीडेराइट की सभी क्या है? तो कहिएगा लौह अयस्क होते हैं। यदि हम बॉक्साइड की बात करें, बॉक्साइड के, तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो कहिएगा एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का अयस्क है, अयस्क होता है कौन? तो कहिएगा बॉक्साइड होता है। ठीक है। अब कभी कभी बॉक्साइड के फॉर्मूला पूछ लेता है, रासायनिक सूत्र। तो बॉक्साइड का, और यदि हम रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो कहिएगा Al2O3 इंटू 2H2O। तो ये क्या है? तो कहिएगा बॉक्साइड के रासायनिक सूत्र है। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाएंगे? बॉक्साइड का निर्माण करेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, वायु के ताप में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? यदि वायु के ताप में परिवर्तन हो, यानी हवा में, ठीक है, हवा के ताप में यानी वायु के ताप में जब भी परिवर्तन होगा तो ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होगा? कहने का अर्थ ये है कि जो वायुमंडलीय ताप है या तो अधिक हो जाए या कम हो जाए, तो उस वक्त ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होगा? ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी है विस्तार, ऑप्शन सी है तीव्रता, और ऑप्शन डी है आवृत्ति। तो आवृत्ति पे उसका फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति है? यानी बर्डमैन किसे कहा जाता है? बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? बर्डमैन के नाम से, ठीक है। तो बर्डमैन के नाम से डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश कौन तरंग है? तो पोलराइजेशन की घटना देखने को मिलता है लाइट में, प्रकाश में। तो इससे यह मालूम चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि ध्वनि की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि कौन तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होगा? तो कोणीय संवेग किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए है जड़ता गुण इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग, ऑप्शन सी है रैखिक वेग इंटू कोणीय वेग, और ऑप्शन डी है द्रव्यमान इंटू रैखिक वेग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कोणीय संवेग बराबर होता है जड़ता गुण
इंटू कोणीय वेग। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी विकास के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है पास्चर, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है मेंडल और ऑप्शन डी है डार्विन। तो डार्विन के द्वारा क्या दिया गया था, तो कहिएगा विकास का सिद्धांत दिया गया था। यदि मेंडल की बात करें तो कहिएगा आनुवांशिकता के पिता, आनुवांशिकता के पिता या जनक कहा जाता है। ठीक है, तो किन्हें कहा जाएगा, तो मेंडल को कहा जाएगा। आनुवांशिकता की खोज तो कहिएगा मटर के पौधा पर, मटर के पौधा पर 7 वर्ष तक रिसर्च किए। ठीक है, तब जाके इन्हें जेनेटिक के बारे में मालूम चला, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, आनुवांशिकता के पिता। चलिए 11वां प्रश्न है, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, यानी द्रव यानी जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड चलित ब्रेक जो है किसके नियम पर कार्य करेगा। ऑप्शन ए है पास्कल के नियम पर, ऑप्शन बी है बर्नौली प्रमेय पर, ऑप्शन सी है थॉमस के नियम पर और ऑप्शन डी है न्यूटन के नियम पर। तो ऑप्शन ई हो जाएगा पास्कल के नियम। यदि हम पास्कल के नियम की बात करें तो पास्कल के नियम क्या कहता है, तो किसी सीमित, पास्कल के नियम किसी सीमित असंपीड़ित द्रव्य में किसी भी बिंदु पर दबाव डालने से, जब दबाव डालेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा दाब में परिवर्तन पूरे द्रव्य में संचारित होगा। इसे हम पास्कल के नियम कहेंगे, यानी लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे यदि हम दबाव डालते हैं तो दबाव जो दबाव का परिवर्तन होगा वो लिक्विड के पूरे भाग में संचारित होगा। तो किसके नियम पर आधारित है, तो कहिएगा पास्कल के नियम पर आधारित है। 12 नंबर प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टीबिया जो नामक हड्डी होती है, हड्डी ये कहाँ पाया जाएगा। ऑप्शन ए खोपड़ी में, ऑप्शन बी है टांग में, ऑप्शन सी है भुजा में और ऑप्शन डी है मुंह में। तो जो आपका टीबिया नामक हड्डी होता है ये टांग में पाया जाता है, टांग में। जैसे मान लीजिए ये आपका टांग हो गया, ठीक है, ये घुटना हो गया, ये नीचे का भाग हो गया और यहाँ पे जो लंबी हड्डी होती है इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को आपको टीबिया कहा जाता है, टीबिया हड्डी। ठीक है, तो यही है टीबिया हड्डी जो लंबे रहता है घुटने के नीचे। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, किस धातु, किस वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है।
कह रहा है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसे रखेंगे। तो ये रखने वक्त के बात कर रहा है, जो किसी वस्तु को हम यदि हम रख रहे हैं तो उसका भार क्या होगा, तो न्यूनतम होगा। तो कहाँ पे, तो ऑप्शन ए है ध्रुव पर, ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर, और ऑप्शन डी है पृथ्वी के केंद्र पर। तो जब पृथ्वी के केंद्र पर कोई वस्तु रखा जाएगा, ठीक है, तो रखने वक्त जो है उसका भार न्यूनतम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का, ऑप्शन बी है पोटेशियम नाइट्रेट के, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड के, और ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट के। तब बारूद बनाने में किसका प्रयोग करेंगे, तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट के रासायनिक सूत्र की बात करें तो KNO3 होता है, क्या है, तो कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3, जिसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, पानी के एक गिलास में, पानी के, मान लीजिए पानी का गिलास है, ठीक है, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, इस पर बर्फ का टुकड़ा है, तो ये बर्फ का टुकड़ा इस पर तैर रहा है। कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जब ये बर्फ का टुकड़ा क्या होगा, तो कहेंगे पिघल जाएगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कहिएगा इसका जो स्तर है पहले जितना था उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है थॉमसन, ऑप्शन सी है चैडविक, और ऑप्शन डी है एंडरसन। तो किसने खोज किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडरसन ने खोज किया था। यदि हम रदरफोर्ड की बात करें, रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड क्या किए थे, तो कहिएगा परमाणु के नाभिक की खोज किए थे, परमाणु के नाभिक के खोज किए थे। तो एक तो रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज किए थे, और उसके बाद एक प्रोटॉन की खोज किए थे, उसके बाद प्रोटॉन के खोज किए थे। तो ये हो गया। थॉमस क्या किए थे, तो कहिएगा जे थॉमस इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ठीक, यदि हम चैडविक की बात करें, चैडविक, तो चैडविक क्या किए थे, तो कहिएगा न्यूट्रॉन के खोज किए थे, न्यूट्रॉन के खोज किए थे। क्लियर। चलिए 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है, यानी एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है पेंटेन, और ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो ऑप्शन बी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ब्यूटेन होता है ये एलपीजी का मुख्य घटक होता है। यदि हम एलपीजी की बात करें तो इसमें गंध किसके कारण आता है, तो एलपीजी गंधहीन होता है। ठीक है, तो इसे गंध रहित बनाया जाता है। ये लीक करे, रिसाव करे तो किसी व्यक्ति को मालूम चले कि ये क्या हो रहा है, आपका एलपीजी गैस लीक कर रहा है, तो इसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी मात्रा बढ़ाई जाती है, यानी किसकी मात्रा बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन ए है
कार्बन, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है क्रोमियम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो भंगुरता हो जाएगा, स्टील में भंगुरता हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कौन? तो मैग्नीज की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्टील में ज्यादा कठोरता आ जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तो जब भी किसी सरल लोलक की लंबाई में 4% की वृद्धि करेंगे, 4% की वृद्धि, तो उसके आवर्तकाल में क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है आवर्तकाल इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बटे जी, ठीक है। तो लोलक की लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि कर रहा है, तो 4% के इसमें वृद्धि करेंगे तो आवर्तकाल में भी क्या होगा, तो कहिएगा 3.60% के वृद्धि होगा, जो किसके करीब है, तो कहेंगे 4% के करीब है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निकाल लीजिएगा फॉर्मूला पर रखकर। कभी कभी एग्जाम में देखिए ये भी पूछता है, ध्यान से समझिएगा, कि सरल लोलक की लंबाई, सरल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए, 4 गुना करने पर आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के रहेगा। तो समझिए 4% बढ़ाएंगे तो 4% इधर बढ़ेगा आवर्तकाल, लेकिन 4 गुना करेंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, तो कहेंगे दुगुना हो जाएगा। आंसर में क्या होगा, तो कहेंगे टी जो है क्या होगा, तो कहेंगे दुगुना होगा, दुगुना हो जाएगा। अब देखिए किस कैसे, तो टी बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बटे जी। अब देखिए 2 पाई रूट अंडर एल के मान 4 गुना कर रहे हैं तो 4l बटे जी हो जाएगा। अब यहाँ से इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ से 4 के वर्गमूल 2 बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2 पाई इंटू एल बटे जी। तो यहाँ पे देखिए आवर्तकाल कितना होगा, तो 2 इंटू 2 पाई इंटू एल बटे जी का मान कितना, तो कहेंगे देखिए, तो इसका पूरा का मान टी है कि नहीं, तो टी हो गया। तो कौन टाइम बढ़ा, तो कहेंगे 2 टाइम बढ़ा, यानी दुगुना हो गया, ठीक है आवर्तकाल। तो आंसर क्या होगा, तो कहिएगा दुगुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये 2 प्रश्न बनता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न है, कपास के पौधे के लिए किस भाग से कपास के रेशा निकाला जाता है, यानी कपास के पौधे के किस भाग से रेशा प्राप्त करेंगे। ऑप्शन ए है जड़ से, ऑप्शन बी है पत्ती से, ऑप्शन सी है तन्ने से और ऑप्शन डी है बीज से। तो कपास के बीज से जो है वो रेशा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का लाभ उठा सके। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है। तो प्रकाश का रंग जो है वो कैसे हम निश्चित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है वेग द्वारा, ऑप्शन बी है आयाम द्वारा, ऑप्शन सी है तरंगदैर्घ्य द्वारा, ऑप्शन डी है आवृत्ति के द्वारा। तो प्रकाश के रंग निश्चित किया जाएगा तो उसके वेवलेंथ के अनुसार, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका, तो कहिएगा लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और सबसे कम कहे तो कहिएगा बैगनी रंग के, ठीक है, बैगनी रंग के क्या होता है, तो कहेंगे कम होता है, ठीक है। तो ये आपका, चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि लाल कांच है यदि, तो लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखेगा। तो किसी भी लाल कांच को लेके अधिक ज्यादा ताप पर गर्म कीजिएगा ना तो वो हरा दिखेगा,
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वो हरा दिखता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? तो मोबाइल फोन के आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है ग्राहम बेल ने, ऑप्शन बी है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी है मार्टिन कूपर और ऑप्शन डी है टी बर्नल डी। तब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मार्टिन कूपर, जो क्या किए थे, मोबाइल के आविष्कार किए थे। 24 नंबर, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है? ठीक है, तब प्याज लहसुन में जो गंध आएगा किसके कारण आएगा? ऑप्शन ए है लिथियम के कारण, ऑप्शन बी है सोडियम के कारण, ऑप्शन सी है पोटेशियम के कारण, ऑप्शन डी है क्लोरीन के कारण। तो इनमें से जो है कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो प्याज या लहसुन में जो तीखा गंध जो महसूस किए होंगे वो किसके कारण? तो कहिएगा सल्फर के यौगिक के कारण, सल्फर के यौगिक के कारण, ठीक है। तो सल्फर की उपस्थिति के कारण क्या होगा? तो कहिएगा उसमें तीखा गंध होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर, ठीक। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए समझ में करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए करेंगे? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग हम अपने माता पिता के पहचान के लिए कर सकते हैं, उसके बाद बलात्कारी के पहचान के लिए कर सकते हैं, या चोर के पहचान के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।